हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग इस नई करंट अफेयर सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अप्रैल मंथ का जो फर्स्ट 6 डेज का करंट अफेयर है, वो सारा करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 1 अप्रैल टू 6 अप्रैल। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। यानी इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर किया जा रहा है। इसके अलावा ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपी पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि 3 मंथ का करंट अफेयर एक साथ एक ही पीडीएफ में हो, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं उसके बारे में भी, तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं इस सीरीज के फर्स्ट टॉपिक्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की। हमारा फर्स्ट टॉपिक है या फर्स्ट करंट अफेयर है, पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट 2023 में इंडिया की रैंक क्या रही है? तो 144th रैंक रही है, जिसमें यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने टॉप किया है। ये पर्टिकुलर जो इंडेक्स है, पासपोर्ट इंडेक्स है, ये वेरियस वेरियस पैरामीटर्स पे परफॉर्म करने के बाद ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। इसके अलावा इंडिया की रैंक पहले यानी 2023 में 138 थी, जबकि अब क्या हो गई है? 144। तो आपको ध्यान रखना है पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट, ध्यान रखना है पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट। इस बात पर आपको गौर करना है, पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट यानी कितने पॉइंट दिए जाते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के पासपोर्ट को विभिन्न पैरामीटर्स पर। उस बेसिस पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो आर्टन कैपिटल, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज फर्म आर्टन कैपिटल के द्वारा इस रिपोर्ट को या इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। और उन्होंने रिसेंटली जारी किया, जिसमें इंडिया की रैंक क्या रही है? 144। प्रीवियसली यानी 2022 में इसकी रैंक क्या थी? तो 138th रैंक थी। आपको ध्यान रखना है एज इट इज। इसमें प्रोविजंस क्या या कैलकुलेशन ये कैसे की जाती है? तो ऑन द प्रोविजन लाइक वीजा फ्री विजिट, वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा, इन बेसिस पर पर्टिकुलरली किस तरह से ऑथोराइजेशन इजी है, पासपोर्ट आपको किन कंट्रीज में जाने को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा या कहां कुछ ग्लिचेस आएंगे। तो इन सारे पैरामीटर्स पर ध्यान रखकर, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखकर ये पर्टिकुलर इंडेक्स तैयार किया जाता है। यानी कि आप एक बेसिकली आप ऐसा सोच सकते हो या समझ सकते हो कि आप किसी कंट्री में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो कहां जाने पर आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, या किस कंट्री पर जाने पर आपको पासपोर्ट की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, बहुत मुश्किल से आपको वहां का वीजा मिलेगा। ये सारे पैरामीटर्स जनरली होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये वाली बात। रिसेंटली इंडियंस कैन ओनली ट्रेवल 59 कंट्रीज विदाउट नीडिंग अ वीजा। तो आपको ये वाली बात भी ध्यान रखनी है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जारी की गई रिसेंटली, जहां पर यह बताया गया कि जो भारतीय हैं ये टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज जितनी हैं उनमें से सिर्फ 59 कंट्रीज में ही विदाउट वीजा जा सकते हैं या विदाउट वीजा ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको ये न्यूज ध्यान रखनी है। सिंपल इंडेक्स पॉइंट में रैंक ध्यान रखनी है, 144th रैंक। इसके अलावा किसने टॉप किया है? तो टॉप किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने टॉप किया है। इसके अलावा मैं कुछ और इंडेक्स आपको बता देता हूं, जैसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक क्या रही है? 85th, और जिसे टॉप किया है किसने? जापान ने। इसके पहले जो हमने पासपोर्ट इंडेक्स देखा है वो पासपोर्ट पॉइंट इंडेक्स देखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पासपोर्ट पॉइंट इंडेक्स की जब हम बात करेंगे तो वहां पर रैंक है 144th, जबकि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक है 85th। आपको एज इट इज ध्यान रखना है। इस पर क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक क्या रही है? तो 126th रैंक रही है, जहां पर टॉप किया है फिनलैंड में। और फिनलैंड से एसोसिएटेड मैं एक और फैक्ट आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये फिनलैंड बहुत चर्चा में रहा है रिसेंटली 1 वीक में, यानी अप्रैल का जो फर्स्ट वीक था उसमें फिनलैंड जो कंट्री है वो बहुत चर्चा में रही है। उसका रीजन क्या है मैं आपको आने वाले यानी आगे करंट अफेयर्स में बताने वाला हूं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे तैयार किया जाता है? तो किस कंट्री के लोग ज्यादा खुशहाल हैं, किस कंट्री के लोग ज्यादा खुशहाल हैं, इस बेसिस पर ये इंडेक्स को तैयार किया जाता है, जिसमें इंडिया की रैंक क्या रही है? 126, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। जबकि फिनलैंड ने टॉप किया, यानी कि वहां के लोग सामान्य लोगों से ज्यादा, मतलब सामान्य
देशों से ज्यादा खुश हैं या खुशहाल हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। तो फिनलैंड के लोग ज्यादा खुशहाल हैं, जबकि इंडिया के रैंक क्या है, 126 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। अगर आपको और बाकी इंडेक्स देखने हैं तो और बाकी इंडेक्स कहां से मिल जाएंगे आपको, तो प्रीवियस लेक्चर जो हमने मार्च एंड में लास्ट लेक्चर लिया था, वहां पे आपको कई इंडेक्सेस और उनकी रिपोर्ट्स के बारे में बताया गया है, वहां से आप वीडियो को देखें और अपने करंट अफेयर्स को एक साथ एक जगह पर लिख लें। जबकि बात करें सबसे लीस्ट ऐसी कंट्री कौन सी है जहां पर लोग खुश नहीं है, तो वो कंट्री कौन सी है, तो लास्ट रैंक है अफगानिस्तान की। ध्यान रखना है क्योंकि अफगानिस्तान, आपने रिसेंटली देखा कि वहां की सरकार, वहां की गवर्नमेंट गिर गई है ना। इस वजह से वहां पर जो शासन है वो ब्रूटल हो गया है, इस वजह से वहां के लोग इतने खुश नहीं हैं। ये पर्टिकुलर रीजन रहा है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है, 126 एज इट इज, आपको ध्यान रखना है। जबकि बात करें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है, तो 13th रैंक रही है इंडिया की, जिसमें टॉप किया है किसने, अफगानिस्तान ने। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का मतलब क्या, किस कंट्री के द्वारा टेरर फैलाया जा रहा है या टेररिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, इस बेसिस पर एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, एक रिपोर्ट बनाई जाती है। उसमें इंडिया की रैंक है 13, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी है, जबकि अफगानिस्तान ने टॉप किया है ना। कहने का मतलब जो इंडिया की रैंक तो 13th यानी कम आई है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां इतना टेररिज्म नहीं है इस वजह से। जबकि सबसे ज्यादा टेररिज्म कहां पर है आज के टाइम पर, ऐसा माना जाता है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वो है अफगानिस्तान में। आपको एज इट इज ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। हमारी नेक्स्ट न्यूज है, मुंबई रिकॉग्नाइज्ड अमंग 2022 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय FAO। बहुत ही सिंपल न्यूज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को, तो ये जो न्यूज है ना, ये अलग अलग एग्जाम में डिफरेंट वे से पूछी जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको याद हो तो मैंने कराया था खजुराहो के बारे में। खजुराहो में जो ग्लोबल मीटिंग हुई रिसेंटली कल्चरल की, वहां उसके बेसिस पर भी एक क्वेश्चन पटवारी में देखा गया। कई सारे एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में, जैसे वर्ल्ड थीम के बारे में दिया गया था, कुछ क्वेश्चन आए थे पटवारी में, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चन बने हैं। तो ऐसा ही एक टॉपिक है ये, जो कि अपने आप में एक अंडर एस्टिमेटेड टॉपिक हो सकता है SSC स्टूडेंट के लिए। तो SSC स्टूडेंट इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान रखेंगे। तो मुंबई रिकॉग्नाइज एज 2022 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि 2022 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड को कौन सी सिटी रिकॉग्नाइज की गई है FAO के द्वारा, तो वो है मुंबई। आपको एज इट इज ध्यान रखना है। सिंपल सी न्यूज है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मुंबई रिकॉग्नाइज्ड एज 2022 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो पर्टिकुलर मुंबई सिटी है या ट्री सिटी 2022, ये जो लिस्ट है जिसमें मुंबई ने टॉप किया है, ये पर्टिकुलर लिस्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है FAO के द्वारा, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि इसके पहले यानी 2022 के पहले कौन सी ऐसी सिटी थी जिसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला था। तो इसके पहले मुंबई और हैदराबाद को, यानी 2021 में मुंबई और हैदराबाद को साथ में एक साथ इन्हें ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया गया। अब ये जो पर्टिकुलर खिताब है, ये क्यों दिया जाता है, क्या रीजन है, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये पर्टिकुलरली तो ऐसी सिटी ध्यान रखना है, ऐसी सिटी जहां पर प्लांटेशन को बहुत ही जबरदस्त लेवल पर प्रमोट किया जा रहा हो, या जबरदस्त लेवल पर उस पॉलिसीज बनाई गई हो, उसका इंप्लीमेंटेशन किया गया हो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए गए हो। तो इस बेसिस पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है, किसके द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें मुंबई को रिकॉग्नाइज किया गया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। यानी मुंबई पूरे वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी सिटी है या फर्स्ट सिटी है, आप ऐसा बोल सकते हैं, जहां पर प्लांटेशन को ह्यूज लेवल पर प्रमोट किया गया है। तो ये पर्टिकुलर चीज आपको ध्यान रखनी है। यही सारी बातें आपको कहां पर मिल जाएंगी, हिंदी में मिल जाएंगी। तो लेक्चर के बाद PDF को जरूर पढ़िए एक बार, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज जो रिसेंटली है वो जोजिला पास से रिलेटेड है। और जोजिला पास अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जा सकता है डिफरेंट एग्जाम्स में। जोजिला पास से रिलेटेड न्यूज क्या थी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जोजिला पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने विजिट किया यहां पर, और ये जो जोजिला पास है, ये एशिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल है। ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल कौन सा है, एज इट इज प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बताना है जोजिला पास।
जोजिला पास कहां स्थित है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो जोजिला पास है ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, नेशनल हाईवे 1 पर। नेशनल हाईवे 1 पर स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर पर। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, जोजिला पास जो कि NH1 पर स्थित है, नेशनल हाईवे 1 पर स्थित है। इसके अलावा ये एशिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल है, जो कि कहां स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो अब ये दोनों बातें आपको एज इट इज ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसके बारे में, इसकी खासियत, इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में यहां पर दिया गया है, जो कि बताया गया है कि एलिवेशन कितना है इसका, तो 3528 मीटर्स इसका एलिवेशन है। जबकि ये सेकेंड हाईएस्ट पास है श्रीनगर लेह लेह नेशनल हाईवे यानी फोटूला पास के बाद, ये सेकेंड हाईएस्ट पास भी है। इसके अलावा इसका एक और नाम क्या है? आईसी स्टॉर्म पास। आईसी स्टॉर्म पास आपको एज इट इज ये भी पूछा जा सकता है, इस वजह से आप ये ध्यान रखना है। तो कुछ चीजें जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। जोजिला पास का कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट किया गया था? तो 2018 में इसे स्टार्ट किया गया था। और इसका एंड कब होगा? तो इसका एंड होने वाला है 2024 में, यानी 2024 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया जाने वाला है। कितने मीटर की, कितने किलोमीटर का ये पास है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, 14.2 किलोमीटर का ये टनल है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया का, ना सिर्फ हमारे इंडिया का बल्कि पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे लॉन्गेस्ट रोड टनल है जोजिला पास। और ये 12 महीने चलने वाला पास है, इस वजह से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है इसकी लेंथ कितनी है, 14.2 किलोमीटर। एज इट इज प्रश्न पूछा जा सकता है एमपी के डिफरेंट एग्जाम्स में। यही सारी बातें आपको कहां पर मिल जाएंगी? यही सारी बातें आपको हिंदी में मिल जाएंगी, तो परेशान नहीं होना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, डैनियल मुखे बिकेम फर्स्ट इंडियन ओरिजिन ट्रेजरर इन ऑस्ट्रेलिया। सिंपल सी न्यूज है, लेकिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नाम एज इट इज ध्यान रखना है। ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रिसेंटली जितने भी बैंक के एग्जाम हुए हैं, या फिर आप बोलो एमपी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, या आने वाले एसएससी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं, इन सारे एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही फैक्ट पूछे जाएंगे। और आपको यही ध्यान रखना है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में कि कोई कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर मतलब क्या होता है? कोषाध्यक्ष आप हिंदी में बोले तो एक ट्रेजरर, जिसे आप खजांची भी आप बोल सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट इंडियन ऑस्ट्रेलिया में पहला इंडियन ओरिजिन का ट्रेजरर कौन बना है? डैनियल मुखे आपको एज इट इज ध्यान रखना है। तो मुखे ट्रेजरर यानी कोषाध्यक्ष बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि यहां पर भी लिखा हुआ है, इन्होंने जो ओथ ली है अपनी, यानी शपथ ग्रहण किया है, वो भगवत गीता पर हाथ रखकर लिया है। ठीक है, तो ये वाली बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ये फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर ऐसे हैं, फर्स्ट यानी पहले ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। ठीक है, तो अपने आप में ये बहुत अच्छी बात है, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडियन ओरिजिन के हैं कौन? डैनियल मुखे, जो कि बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के नए ट्रेजरर, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन ट्रेजरर। ठीक है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज यही फैक्ट ध्यान रखना है डैनियल मुखे को। ठीक है, यही सारी बातें आपको हिंदी में मिल जाएंगी एज इट इज, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट न्यूज अपने आप में फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा मुझे लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि सारी न्यूज इंपॉर्टेंट है तो बार बार क्यों बोला जा रहा है, जानबूझकर बार बार बोल रहा हूं। उसका रीजन ये है कि ऐसी ही न्यूज या ऐसे ही करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाएंगे। आज नहीं तो कल पूछे जाएंगे, लेकिन पूछे जाएंगे। इस एग्जाम में नहीं पूछे गए तो क्या हुआ, अगले एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद आप जो दोगे एग्जाम, उसमें पूछे जा सकते हैं। आपको भी पता होगा कि पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इस वजह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रिसेंटली जयपुर में इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है, या बनकर तैयार हो गया है, बस इनॉग्रेशन करना बाकी है। वो कौन सा है? तो उस स्टेडियम का नाम क्या है? अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि जयपुर राजस्थान में बनकर लगभग तैयार हो चुका है, जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है, जबकि वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट। थोड़ी सी हैंड राइटिंग पर सुधार किया जाए, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट स्टेडियम। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा है? तो वो है अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम। अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है? जयपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? तो फर्स्ट जो कि सबसे बड़ा है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम सबसे ज्यादा बड़ा है ना, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। जबकि सेकंड कौन सा है? अगर वर्ल्ड की ही बात करें तो वर्ल्ड की सेकंड
वर्ल्ड का सेकंड स्टेडियम कौन सा है? तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, क्रिकेट स्टेडियम आप ऐसा बोल सकते हैं, क्रिकेट ग्राउंड या क्रिकेट स्टेडियम, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। जबकि वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम भी कहां बन गया है? इंडिया में ही हमारे बन गया है। मेलबर्न कहां स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जबकि थर्ड लार्जेस्ट कौन सा हो गया? तो अनिल अग्रवाल, आपको ध्यान रखना है, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कहां स्थित है? तो ये स्थित है आपका जयपुर चोंप विलेज में। ठीक है, तो चोंप विलेज जयपुर में ये स्थित है। एज इट इज आपको यही वाली बात ध्यान रखनी है। ठीक है, पूरा नाम क्या है? तो अनिल अग्रवाल क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जयपुर, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी क्या है? सिटिंग कैपेसिटी है 75,000 यानी 75,000 लोग एक साथ बैठकर देख सकते हैं मैच को। इस वजह से ये थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है पूरे वर्ल्ड का, जबकि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है। ध्यान रखना है ये दोनों बातें, कंफ्यूज नहीं होना है। यही सारी बातें आपको यहां पर हिंदी में भी मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कुछ वर्ल्ड के बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम के बारे में। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में स्थित 1,32,000 सीटिंग कैपेसिटी, जो कि ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिसेंटली बनकर तैयार हुआ और अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सेकंड कहां है? तो सेकंड है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, जहां पर कैपेसिटी क्या है? 1,24,000 सीटिंग कैपेसिटी है। ईडन गार्डन थर्ड, जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता में है, तो उसकी सिटिंग कैपेसिटी क्या है? 68,000। लेकिन इसके बीच में अब कौन आ चुका है? तो अनिल अग्रवाल अब यहां पर आ चुका है। अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है? जयपुर में स्थित है। तो ये वाली बात भी आपको एज इट इज ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट नया रायपुर क्रिकेट स्टेडियम कहां बनकर तैयार हुआ है? रायपुर छत्तीसगढ़ में, जहां पर सिटिंग कैपेसिटी है इंडिया की बात करें तो 65,400, जबकि पर्थ स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि जहां की सीटिंग कैपेसिटी है 61,266। तो आपको एज इट इज ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है, जिससे आपको चीजें याद रहें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिनलैंड जिसने टॉप किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, वो रिसेंटली बन चुका है 31st मेंबर ऑफ नाटो का 31st मेंबर, एक नया मेंबर बन चुका है। कौन सा देश? फिनलैंड। अब बात करते हैं नाटो है क्या। तो नाटो का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सिंपल सी बात है, आपको एज इट इज जैसा मैं बोल रहा हूं एज इट इज आपको ध्यान रखना है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूं, नाटो जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज, ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के बीच एक मिलिट्री अलायंस है, या मिलिट्री अलायंस पर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मिलिट्री अलायंस पर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। टोटल कितने मेंबर हैं? टोटल कितनी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं? तो अब ध्यान रखना है आपको 31st, यानी कि 31 कंट्रीज इसकी मेंबर है। 31st नंबर का नया मेंबर कौन बन गया है? तो नया मेंबर बन गया है फिनलैंड। आपको एज इट इज ध्यान रखना है। जबकि इसी समिट में, इसी ऑर्गेनाइजेशन की अभी रिसेंटली समिट हुई, वहां पर स्वीडन का जो एप्लीकेशन था, क्योंकि स्वीडन देश भी चाहता था कि मैं भी नाटो का मेंबर बन जाऊं, क्योंकि यूक्रेन रशिया वार का जो इफेक्ट है वो सारे आस पड़ोस के देशों में पड़ रहा है। इस वजह से स्वीडन भी चाहता था कि वो नाटो का मेंबर बन जाए। लेकिन टर्की और हंगरी ने इनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये जो स्वीडन है यह मेंबर नहीं बन सका नाटो का। आपको ध्यान रखना है एज इट इज नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री अलायंस है, किसके बीच का? नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के बीच का एक मिलिट्री अलायंस ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर ये इंश्योर करते हैं, यानी ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये इंश्योर करता है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज होंगी नाटो की, वहां पर आपस में ये लोग कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे या कोई वॉर नहीं करेंगे, है ना। जो ये इंश्योर करेंगे सिक्योरिटी कंसर्न, मतलब अगर आप नाटो कंट्रीज के, कोई देश नाटो कंट्रीज के अंतर्गत आता है और कोई अन्य देश उस पर अटैक करता है, तो नाटो की जो जितनी भी कंट्रीज है ना, नाटो की जितनी भी कंट्रीज, अन्य कंट्रीज है, वो सारी उन्हें उस पर्टिकुलर देश को जिस पर अटैक हुआ है उसको सारे मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगी, सारे मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इस वजह से ये अपने आप पे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है,
ठीक है, जिसमें लीड कौन करता है? लीड करता है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कब फॉर्म हुआ? तो ये फॉर्म हुआ 1949 को, आपको ध्यान रखना है 1949 में ये फॉर्म हुआ, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? ब्रसल्स, बेल्जियम में। ब्रसल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है? जेंस स्टोलनबर्ग। जेंस स्टोलनबर्ग इसके सेक्रेटरी जनरल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि फिनलैंड बन गया है 31st मेंबर ऑफ नाटो ना। यही सारी बातें आपको यहां पर हिंदी में भी मिल जाएंगी आपको एज इट इज। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए, आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं आता समझ में तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में बताएं, हम लोग फिर से एक बार उसे डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ना। बात करते हैं हम लोग, पीएम ने रिसेंटली फ्लैग ऑफ किया है भोपाल और न्यू दिल्ली के बीच चलने वाली एक नई ट्रेन जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। कहां से? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल से। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहां स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यहां पर रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजिट किया और भोपाल और न्यू दिल्ली के बीच चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। अब ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये अपने आप में बहुत ही अच्छी, या आप बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ट्रेन है, जो कि हमारे भारत की कौन से नंबर की ट्रेन है? तो 11th नंबर की जो वंदे भारत ट्रेन है उसे भोपाल से नई दिल्ली के बीच में चलाया जाएगा। तो अपने आप में ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कौन से नंबर की, ये वाली बात ध्यान रखनी है, जो कि भोपाल से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल और नई दिल्ली के बीच में जो चलने वाली ट्रेन है वो कौन से नंबर की वंदे भारत ट्रेन है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है 11th नंबर की ये ट्रेन है। इसके अलावा ये कितने किलोमीटर की डिस्टेंस को ये कवर करेगी? तो 701 किलोमीटर की डिस्टेंस को 7 घंटों में ये कंप्लीट करने वाली है। 7 घंटे 30 मिनट में ये कंप्लीट करने वाली है। ये सैटरडे को नहीं चलेगी, बाकी सारे डेज चलने वाली है। इसके अलावा पहली वंदे भारत एक्सप्रेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च कब किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? तो 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को। इसके अलावा ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये कहां बनाई जाती है? तो ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाई जाती है। अपने आप में ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में ये वंदे भारत एक्सप्रेस बनाई जाती है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की। हमारी नेक्स्ट न्यूज है 10th नंबर की बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स 2023 विल बी कंडक्टेड इन कोलंबो। ध्यान रखना है आपको, ये जो बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये रिसेंटली जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी के, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन एसएससी और बैंक के लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है। तो आपको ध्यान रखना है एज इट इज, ये प्रश्न 10वीं नंबर की बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स 2023 किन दो देशों के बीच में आयोजित की जाएगी? ये अभ्यास किया जाएगा, मैरी टाइम एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। कहां? तो यह है कोलंबो में। तो किन दो देशों के बीच में? तो आपको यहां से ही नाम क्लियर होना चाहिए। तो पहली कंट्री है श्रीलंका और दूसरी कंट्री है हमारी फेवरेट, आप सबकी फेवरेट, इंडिया। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज होने वाली है जिसका नाम क्या है? स्लीनेक्स 2023, जो कि कहां आयोजित किया जाएगा? ये पर्टिकुलर अभ्यास कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। कोलंबो की बात करें तो ये क्या है? श्रीलंका की कैपिटल है। ध्यान रखना है श्रीलंका की ये कैपिटल है, आपको ध्यान रखना है श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। यहां पर ही यह अभ्यास किया जाने वाला है। इसके अलावा मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अच्छा, ये 2 फेजेस में ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी, जिसमें से पहले 3 दिन हार्बर फेज में, जबकि अगला सी फेज में ये कंप्लीट की जाएगी। इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट करेंगे आईएनएस किल्सन और आईएनएस सावित्री, जबकि श्रीलंकन नेवी को रिप्रेजेंट करेंगी एसएलएनएस विजय बाहु और एसएलएनएस समुद्र रिप्रेजेंट करने वाले हैं। लेकिन आपको इतना नहीं याद रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है कि कहां कंडक्ट कराई जाएगी ये एक्सरसाइज? तो स्लीनेक्स एक्सरसाइज कोलंबो में कंडक्ट कराई जाएगी। कौन सी 2 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है? तो आपको नाम से ही ये इंडिकेशन होना चाहिए, एसएल से श्रीलंका और आईएन से इंडिया। स्लीनेक्स श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये मैरीटाइम एक्सरसाइज होने वाली है, जो कि 10th नंबर की है। तो ये पर्टिकुलर एक ही लाइन में आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, आरबीआई ने रिसेंटली अपॉइंट किया है नीरज निगम एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कि नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं आरबीआई के, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं नीरज निगम साहब। और नीरज निगम साहब कब से अपना पदभार संभालने वाले हैं? तो 3 अप्रैल 2023 से। इनका काम क्या होगा? तो कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड लीगल डिपार्टमेंट। ये न्यूज पर्टिकुलरली रिसेंटली रही है, इस वजह से हमने कवर किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, इससे प्रश्न यही पूछा जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, नीरज निगम
को अपॉइंट किया गया है नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये भी इतना फेवरेट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है आरबीआई के बारे में, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको ये ध्यान रखना है। ये जो नीरज निगम है, इनके बारे में एक और फैक्ट आपको आप ध्यान रख सकते हैं कि ये रिसेंटली, यानी इसके पहले आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के पहले ये भोपाल रीजनल ऑफिस के रीजनल डायरेक्टर हुआ करते थे। ठीक है, तो इसके पहले कौन से पद पर थे? तो भोपाल में जो आरबीआई का रीजनल ऑफिस है वहां पर ये रीजनल डायरेक्टर थे। ठीक है, अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ये जो पर्टिकुलरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इस पर कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये एमपीपीएससी की जो 10th यूनिट है, यूनिट नंबर 10 में ये पर्टिकुलर एक टॉपिक ही है। यानी आयोग में लास्ट में आपको लास्ट लाइन दिखेगी जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। इस वजह से हमने उन सारे फैक्ट्स को यहां पर कवर कर लिया। सबसे पहली बात, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? तो एज इट इज ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एमपीपीएससी का कि ये कब एस्टैब्लिशमेंट इसका हुआ है। तो 1935 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934। अब बात समझिएगा, एक्ट कब पारित होता है? तो एक्ट पहले पारित होता है जबकि एस्टैब्लिशमेंट बाद में होता है। मान लेते हैं कोई कानून, ये बिल्कुल वैसा ही है कि कानून आपने बनाया, मान लेते हैं कि एक कानून बनाया गया कि पर्टिकुलरली लाडली लक्ष्मी योजना की हम शुरुआत करेंगे। एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें बताया गया कि 1,000 रुपए 23 साल से ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। तो ये एक्ट हुआ, ये एक्ट के प्रोविजन हुए, लेकिन इसका एस्टैब्लिशमेंट, उसके लिए एक पर्टिकुलर आयोग की स्थापना अगर कर दी जाए, है ना, तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ये बाद में होती है। तो वैसा ही है आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट किया गया 1 अप्रैल 1935। एज इट इज डेट भी आपको ध्यान रखनी है, तो 1 अप्रैल 1935 को इसका एस्टैब्लिशमेंट या इसकी स्थापना की गई। किसकी रिकमेंडेशन पर? तो ये रिकमेंडेशन भी आपको ध्यान रखनी है हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। इनिशियली ये कोई गवर्नमेंट बैंक नहीं था, ये एक प्राइवेट बैंक था, लेकिन बाद में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया जब हमारा देश आजाद हुआ बाय द आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1949। तो आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इसका नेशनलाइजेशन किया गया, तब से यह गवर्नमेंट बैंक बन गया। इसके अलावा फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन थे? यानी कि जब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ उस समय पर इसके गवर्नर कौन थे? तो उस समय इसके गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आपको एज इट इज ध्यान रखना है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे। जबकि बात करें पहले इंडियन गवर्नर कब आएंगे? तो पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके बारे में मैंने आपको मार्च के करंट अफेयर्स में कई सारी डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी। तो फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन है? फर्स्ट आरबीआई गवर्नर है सर ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन प्रश्न अगर पूछा जाए पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर कौन है, वो है सीडी देशमुख। इसके अलावा प्रेजेंट यानी करंट में आज के टाइम पर कौन है आरबीआई गवर्नर? तो आज के टाइम पर श्री शक्तिकांत दास। ठीक है, तो श्री शक्तिकांत दास अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है पहले प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर। ओनली प्राइम मिनिस्टर जो कि एक आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, तो वो कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल जब स्टार्ट हुआ उसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री थे, और उनके टाइम पीरियड, और वो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि आरबीआई गवर्नर भी रह चुके थे। इसके अलावा पहली वुमेन डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है? केजे उदैसी। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वुमेन से रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वुमेन डिप्टी गवर्नर केजे उदैसी। इसके अलावा इसे यानी आरबीआई को बैंकर्स बैंक यानी बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं एक सेपरेट वीडियो में आरबीआई से रिलेटेड इसकी जितने टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी है, उससे रिलेटेड भी एक वीडियो जरूर लाऊंगा अगर आप सबकी मांग होगी तो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने सर्टिफाई किया है इनमें से कौन सी कंट्रीज है जो कि मलेरिया फ्री घोषित की गई है। एक कंट्रीज तो आपको यहां पर दिख रही होगी, चाइना, जो कि चाइना को भी रिसेंटली ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि चाइना मलेरिया फ्री कंट्री है। जबकि आपका सही आंसर है अरबेजान और तजाकिस्तान रिसेंटली ये दो कंट्रीज हैं। इसके अलावा चाइना भी मलेरिया फ्री हो चुकी है। तो रिसेंटली वाला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, तो आपको ये तीनों कंट्रीज के नाम ध्यान रखने हैं। इसके पहले और भी कई कंट्रीज मलेरिया फ्री घोषित कर दी गई है, डिक्लेयर की गई है, लेकिन आपको ध्यान रखना है रिसेंट वाला। तो रिसेंट में आपको ध्यान रखना है अरबेजान और तजाकिस्तान। ठीक है, तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, ये सेंट्रल यूरोप की कंट्रीज है।
इसके अलावा अगर बात करें मलेरिया डिजीज की, तो मलेरिया डिजीज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो पर्टिकुलरली मलेरिया डिजीज है, ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से, यानी मच्छर के काटने से एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या है, मलेरिया। अगर आपसे पूछा जाए ये कैसी डिजीज है, कि मतलब वायरल डिजीज है या किस तरह की डिजीज है, तो आपको ध्यान रखना है यह एक पैरासाइटिक डिजीज है, पैरासाइटिक डिजीज है। इसके अलावा अगर बात करें इसकी खोज किसने की थी, है ना, मतलब खोज करने का मतलब क्या, खोज करने का मतलब यह है कि फीमेल एनाफिलीज के काटने से ही, फीमेल एनाफिलीज नाम का एक मच्छर है जिसके काटने से ही यह बीमारी होती है। तो उस साइंटिस्ट का नाम भी आपको ध्यान रखना है, आप रख सकते हैं रोनाल्ड रॉस, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो रोनाल्ड रॉस का नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मलेरिया इसके अलावा बात करें थोड़ा सा और, तो हम लोग बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, डिजीज। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर, हाँ, यहां पर मलेरिया डिजीज को क्योर करने के लिए, यानी क्योंकि इससे प्रोटेक्ट करने के लिए एक दवाई बनाई जाती है जो कि किसके बार्क से, तो बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, यानी सिनकोना ट्री की छाल से एक दवाई बनाई जाती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है क्या, क्विनोन। ठीक है, तो ये जो कि प्रोटेक्ट करती है हमें मलेरिया से, ठीक है, तो जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है मलेरिया से। तो अपने आप पे ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज हमारी खत्म हो चुकी है। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज का आपका पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च्ड इन विच ईयर, इनमें से किस ईयर में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की गई, 2018, 2019, 2020 या 2022? इसका जवाब आप हमें कहां देंगे, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अलावा इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है आपको बताना है, इसका सही जवाब कहां पे, कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव हो या किसी भी प्रश्न, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो, तो आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो आप इंस्टाग्राम स्टडी आपके साथ पे जुड़कर आप अपने सवाल या अपने मैसेज भेज सकते हैं। इसके अलावा आप एक अच्छा फीडबैक यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिए, जिसकी वजह से हमें लगातार प्रोत्साहन मिलता है, हम लगातार अच्छा करने के लिए प्रेरित रहते हैं उससे। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।